ठीक, चलो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें कर डालेंगे अभी। देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या, रिवीजन सेशन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग इस सिनेरियो में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सिनेरियो ये है, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन और लैक्टेशन, इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें होने जा रही है। सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चीजें आती हैं वो क्या क्या आती है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक। दूसरा इसके एसेसरी, अब आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स। एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स आ जाती हैं। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक, जो कि हम लोगों में कौन है? पेनिस। मेल, ह्यूमन मेल। फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा कहलाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, ये सब चीजें रहती हैं। टेस्टिस की बात अगर करी जाए तो ह्यूमन में जो टेस्टिस होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। कहां सिचुएटेड होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम, ठीक। कब ये आते हैं इसके अंदर? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये कहां आ जाते हैं? स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। वैसे बच्चे में एब्डोमिनल सेगमेंट में रहते हैं, और जो स्क्रोटम में आते हैं तो जिस कैनाल के थ्रू आते हैं उसे क्या कह देते हैं? इंगुइनल कैनाल कह देते हैं। स्क्रोटम के अंदर आने की वजह क्या होती है? स्क्रोटम के अंदर आने की वजह ये होती है क्योंकि टेस्टिस, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो क्या बनाएंगे? दो चीजें करेंगे, या तो वो हार्मोन बनाते हैं और वो मेन काम उनका क्या है? स्पर्म यानी गैमीट बनाना। ये मेल गैमीट है, ठीक है। इन दो वजहों से इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है कम। कितना कम टेम्परेचर चाहिए होता है? 2 से 3 डिग्री फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर 37 डिग्री है तो 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होगा, यानी कि या तो 35 या 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए इसे स्क्रोटम में डाल दिया जाता है। स्क्रोटम एनवायरनमेंट के टच में रहता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। क्लियर हो गई बात? एसेसरी डक्ट्स, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको एसेसरी डक्ट्स भी मिल जाएंगी और एसेसरी ग्लैंड्स भी मिल जाएंगी। डायग्राम बनाएंगे, दिखा देंगे, यहीं पे बना हुआ है। आइए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विक रीजन में है। सबसे पहले कहां है वो? आपका पेल्विक रीजन में है। और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आ रही हैं? एसेसरी डक्ट्स आ रही हैं, ग्लैंड्स आ रहा है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ रहा है। एसेसरी डक्ट्स हो गई, ग्लैंड्स हो गए और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, ठीक। टेस्टिस तो हाई है। आइए देख लेते हैं इनकी सिचुएशन कहां पे है। देख इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये होता है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं आपको दिख रही हैं। अभी हम पढ़ के पूरी चीजें बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। देखो किडनी से जो यूरेटर्स हैं वो यहाँ आ जाती हैं। ये यूरेटर आ रही है और ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकलेगा, ये जा रहा है यूरेथ्रा। आगे की तरफ अगर स्किन की बात करी जाए तो स्किन में यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन आ रहा है, ये क्या है? पेनिस। इसे क्या कहते हैं हम? पेनिस। पेनिस के दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया पेनिस का, और एक टिप वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे स्किन, 4 स्किन होती है, जिसे प्रोप्यूस कहते हैं। ये 4 स्किन है इसके ऊपर, सॉरी इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, जिसके ऊपर ये हाईली सेंसिटिव रीजन। ये जो यूरेथ्रा आ रही थी, यूरेथ्रा इसी पेनिस के अंदर आ जाती है और यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफाइस के थ्रू खुलेगी और यूरिन का डिस्चार्ज करेगी।
लेकिन यहां अगर आप देखें तो एक ये स्क्रोटम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, स्क्रोटम दिख रहा है, और स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस एक दिखाएगा, क्योंकि साइड व्यू है तो एक दिखाएगा, एक इस तरफ हो टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस दिख रही है, और एपिडिडाइमस से आगे की तरफ ये जा रही है वास डिफरेंस, और ये जो वास डिफरेंस है, देखिए वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस इधर आ रही है, और जब ये इधर आती है तो यहां एक ग्लैंड मिलती है जिसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल से आने वाली डक्ट से ये वास डिफरेंस की डक्ट मिल रही है, और ये जो डक्ट बन रही है इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अगर आप इजैकुलेटरी डक्ट को देखिए और इधर आप देखिए तो ये दोनों डक्ट एक साथ मिल रही हैं इसके अंदर यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा जो है वो पेनिस के अंदर चला जाता है, लेकिन पेनिस के अंदर यूरेथ्रा जाने से पहले यहां पे आपको एक ग्लैंड मिल रही है जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप गौर से समझ गए, यानी ग्लैंड कौन कौन सी देखी आपने, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से पहले देखिए यहां पे ये होती है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगी यहां देखिए रेड कलर की एक और ग्लैंड यहां मिली, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। पहली ग्लैंड आपको मिली प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड आपको मिल गई सेमाइनल वेसिकल, और तीसरी ग्लैंड आपको मिल गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर हो गई बात, बोलिए। ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो गई। डक्ट की बात कर ली जाए तो आपकी एजैकुलेटरी डक्ट हो गई, एजैकुलेटरी डक्ट के बाद आ गया यूरेथ्रा, और सॉरी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद एजैकुलेटरी डक्ट, और यहां एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस पहला हो गया एपिडिडाइमस। अभी दूसरा डायग्राम भी है, एपिडिडाइमस कौन सा पार्ट है? ये टेस्टिस के ऊपर की तरफ जो कवर करे हुए ये वाला पार्ट, ये एपिडिडाइमस है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये एपिडिडाइमस हो गया। क्लियर? ये भी डक्ट होती है? हाँ, ये ऊपर की तरफ है, एपिडिडाइमस भी एक डक्ट ही है, यहाँ स्टोर होते हैं स्पर्म कुछ देर के लिए, ठीक। एपिडिडाइमस से क्या आएगी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से क्या बनी, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा, ये सब आपके एसेसरी डक्ट्स होगी। अगर आप इसका नीचे की तरफ अब क्रॉस सेक्शन आप इस तरीके से अगर देखें, ये वाला पार्ट, तो आपको और अच्छे से यहां पे दिखेगा। अगर टेस्टिस को आप गौर से देखें इसमें, तो आपको टेस्टिस का डायग्राम बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। दो टेस्टिस आपको देखिए साइड वाइज दिखा दिए गए, एक ये टेस्टिस हो गया, एक ये टेस्टिस हो गया, ये उससे निकाल लिया गया स्क्रोटम से बाहर। अगर आप इस टेस्टिस को गौर से देखें तो टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, और ये जो छोटे छोटे लोब हैं इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और कितने होते हैं ये, 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, इसके अंदर अगर आप और गौर से देखेंगे तो ये पतली पतली ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स को कह देते हैं क्या, क्या कह देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी कि इसके अंदर, इन लोब्यूल्स के अंदर भी क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। कितनी, 2 से 3 हर लोब के अंदर होंगी। और उन ट्यूब से यहां पे जब वो ओपन होती हैं, यहां जब आके ओपन होंगी तो वो जो बनाती है ओपनिंग, उसे कहते हैं रीटी टेस्टिस। कैसे? रीटी टेस्टिस, ये जो ओपनिंग है ये क्या कहला रही है, रीटी टेस्टिस कहला रही है। और ये जो रीटी टेस्टिस है ये इसमें आ जाता है, इसे कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया जो है ये इस एपिडिडाइमस में पूरे में आके मिल रही है। देखिए ये पूरा रीजन जो है ये एपिडिडाइमस का है, ये क्या कहता है, एपिडिडाइमस, ठीक। और इस एपिडिडाइमस से अगर चलेंगे तो आगे चल रहे हैं ये वास डिफरेंस चल रही है। क्या चल रही है, वास डिफरेंस चल रही है। और ये जो वास डिफरेंस है ये देखिए पीछे से आके घूम के यहां आई, और यहां आपको सेमाइनल वेसिकल मिली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अलग है और सेमाइनल वेसिकल अलग है। अच्छा। ये सेमाइनल वेसिकल के साथ में आपका वास डिफरेंस आके यहाँ दोनों ट्यूब मिल गई, अटैच हो, जिसे हमने इजैकुलेटरी डक्ट कहा था, पीछे आपको दिखाया। वो यहाँ नहीं दिख सकती थी इसलिए वो यहाँ नहीं दिख रही, इजैकुलेटरी डक्ट का। और इजैकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन होगी, आपके यूरेथ्रा में। और यहाँ अगर आप देखें तो यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे आ रही प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे ही ब्लैडर खत्म होगा वहां प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जब ये यूरेथ्रा आगे बढ़ेगा तो जब पेनिस के अंदर जाने वाला होगा तो वहां आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी
कह देते हैं, ये ग्लैंड मिल जाएगी आपको। क्लियर हो गई बात? ये आपको पेनिस दिख रहा है, पेनिस में ये यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रल मीटस हो गया, यूरेथ्रल ओरिफाइस, और ये ग्लैंस पेनिस हो गया जिससे फोरेस्केल। क्लियर हो गई बात या नहीं? ठीक है, डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया। बाकी इसके लिए आप हमारे फुल लेंथ लेक्चर देखिए। तो हर लोब्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ लिखी हुई है कि हर लोब्यूल में हाईली क्वाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, अभी हमने जो आपको दिखाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगी? स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। अभी हम इसका भी एक टीएस बना के दिखाएंगे, ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। उसमें क्या हो जाएगा? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ये हमने आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल, पहले टेस्टिस में होंगे, फिर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस देखिए होंगे। आपको बता देते हैं, ये आपका टेस्टिस हो गया, इस टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। ठीक, और ये बाहर की तरफ क्या हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, एपिडिडाइमिस, ये इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। क्लियर? इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको क्या मिल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गई? अब सीन समझ में आ गया? यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। और हर किसी के अंदर बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी, और ऐसे कितने हैं? 250 सेगमेंट हैं। और उसके अंदर कितनी है? एक के अंदर 2 2 3 3 कितने स्पर्म बन रहे होंगे एक ही टाइम? Each seminiferous tubule is lined by inside 2 type of cells। अब इसको क्या करा गया? काट लिया गया, ट्रांसफर सेक्शन काट लिया गया। जब ट्रांसफर सेक्शन काटा गया तो क्या हुआ? तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भाई इसका ये इनको काटा गया, ऐसे काटा गया, ये 3 थी। जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये ट्यूब्स तो गोल गोल होती हैं, ऐसे मिलेगी। इसके अंदर ये आपकी एपिडर्मिस है, इस पे आपको सेल्स मिल रही हैं अलग अलग टाइप की। वो जो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, एक आपकी सेल है जिसका नाम है सर्टोली सेल, एक का नाम है जर्म सेल। ठीक, और बीच में यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, इन दोनों ट्यूब्यूल्स के बीच का भी तो स्पेस होगा खाली, ये जो खाली जगह है इसमें मिलती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और कुछ इम्यूनिटी वाली भी सेल्स मिल जाती हैं। ठीक, तो इनके बीच में तो लिडिक सेल मिलता है। हाँ ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स का ही नाम लिडिक सेल है। अब इस डायग्राम को एनसीईआरटी ने कहा बनाया? यहाँ बनाया नीचे, लेकिन हम उसको बाद में बताएंगे। आप ये समझिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके की सेल है। कौन कौन सी? मेल जर्म सेल्स, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। दूसरी सेल है सर्टोली सेल्स। तो ये बता दी 2 तरीके की सेल हो गई। और इनके बीच में जो सेल है वो कौन सी सेल है? लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स है, कहाँ गई? इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स है। इसके जो बीच बीच में सेल्स हैं उन्हें क्या कह देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स कह दिया हमने। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। अब करते क्या क्या है? मेल जर्म सेल्स आपको पता है मियोसिस करेगी, और मियोसिस के बाद क्या बना देगी? स्पर्म बना देगी। लेकिन जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। जो जर्म सेल डेवलप हो रही है, इसको सर्टोली सेल क्या करेगी? खाना पीना देते रहे कि भाई तुम खाते पीते रहो। नहीं समझ पाएगा? क्लियर हो गई? और यहां पे स्पेस हो गया। अब ये करती क्या है? लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है? लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। लिडिक सेल्स से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे। वो हार्मोन कौन से होंगे? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लिडिक सेल्स क्या कर रही है? सिंथेसाइज कर रही है और सिक्रीट कर रही है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, जिन्हें मेल एंड्रोजन कहते हैं। और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं बीच बीच में, हमने आपको बताया। इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करेंगी वो वाली सेल्स भी है लिडिक सेल्स के पास में। अब मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करी जाए तो क्या क्या अभी हमने आपको बताया? रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये आ गई मेल एसेसरी डक्ट्स। और ग्लैंड्स में हमने 3 नाम आपको बता दिए, कौन कौन से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गए। क्लियर? अब क्या होता है? ये सारी चीजें आगे चली गई, पूरा यूरिनरी यूरेथ्रल मीटस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्यों फालतू बातें पढ़ना? आगे बढ़ते समझा तो हमने सब दिया, ये कौन कहाँ जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
वास डिफरेंस ग्लैंड होती है ना, वास डिफरेंस डक्ट है। सेमिनी वेसिकल है। ये आपका यहां पे ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया किसका, एक लोब्यूल को काटा गया, उसमें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने आपको दिखाई थी अभी। एक लोब्यूल को काटेंगे तो देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके की सेल्स हैं। एक तो स्पर्मेटोजोआ प्रोवाइड कर रही है, जो बनाती कौन है, स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हम जर्म सेल कह रहे हैं, मेल गैमीट जर्म सेल। समझ में आई बात या नहीं? और जो खाना देगी इन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स को, उनको खाना देने वाली सर्टोली सेल्स हैं। समझ में आ रही? और इन ट्यूब्स के बीच बीच में यहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स और कुछ इम्यूनिटी वाली सेल्स होंगी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स भी होंगी। यहीं समझ में आ गई बात या नहीं? इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सा हार्मोन बना रही है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जी एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? चल ये डायग्राम भी क्लियर हो गया आपको आगे, क्योंकि डायग्रामेटिकली भी आपको क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। फोर स्किन बता दी है, हाईली सेंसिटिव एरिया है फोर स्किन। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड सेमाइनल वेसिकल। आप देखिए ग्लैंड्स में आपको बता दिया, सेमाइनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट हो गई, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, और इन सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। इन सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, व्हिच इज, अब सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा, व्हिच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। उसमें क्या क्या होगा, कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, और कुछ इसमें एंजाइम्स भी मिलेंगे। एंजाइम्स का नाम भी बता देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक एंजाइम, कुछ केमिकल है, एंजाइम का केमिकल ही मान लीजिए। ये काम क्या करता है, ये यूट्रस में कंट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। ये क्या बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यूट्रस के कंट्रैक्शंस को ये इंक्रीज करा देगा। क्लियर? Secretions of bulbourethral gland also help in lubrication of the penis. Bulbourethral gland का जो secretion है वो basically mucus निकालती है। bulbourethral gland के secretion में क्या निकलेगा, mucus निकलेगा, और mucus के फंक्शन क्या हो सकता है भाई, ये आपका यूरेथ्रा था, और यूरेथ्रा जब पेनिस के अंदर जा रहा था तभी तो आपको मिली थी bulbourethral gland, अभी बताया हमने आपको, है ना, वो तभी तो मिली थी। और यहां से अगर म्यूकस निकलेगा, म्यूकस कैसा होता है, एसिडिक के बेसिक, आपको पता है बेसिक होता है, तो बेसिक होगा, और यूरिन कैसी होती है, एसिडिक होगी, तो वो क्या करेगा, जब बेसिक निकलेगा तो वो क्या कर रहा है, इसके यूरेथ्रा को साफ कर रहा है, क्योंकि स्पर्म एसिडिटी में मर जाएंगे, और साथ ही साथ वो यहां से निकल के, क्योंकि म्यूकस है तो थोड़ा लुब्रिकेशन भी देगा, तो म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन भी देता है, और स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरेथ्रा को भी साफ करता है, बेसिक कर देता है, उसके एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक क्या होता है, बेसिक म्यूकस होता है, म्यूकस बेसिक और होता है, यूरिन एसिडिक होती है, और स्पर्म एसिड में खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना है, तो पहले क्या करेगा, उसकी सफाई करेगा यूरेथ्रा की, और इसलिए वहां पे ये ग्लैंड होती है जो म्यूकस निकालेगी, ठीक है, लुब्रिकेशन भी कर देगी, ठीक है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना कोई टफ है नहीं, लेकिन यहाँ इस डायग्राम के थ्रू पहले समझेंगे, फिर दूसरे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट आता है वो यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें मेन सेक्स ऑर्गन कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी। ओवरी जो है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको यहां दिखाया गया है, क्या कहीं मिल रही है, नहीं दिखाया गया। ओवरी से क्या आती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब आती हैं, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, और ओविडक्ट जो होती हैं वो आगे आती हैं और यूट्रस के पास में आके खुलती हैं। कहां खुलेंगी, यूट्रस में खुलेंगी, और यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस किस शेप का होता है,
इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात? और यहां से जब ये यूट्रस की ओपनिंग यहां खुलेगी तो जिस पार्ट पे वो ओपनिंग खुलती है उस पार्ट पे कहते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स आगे कहां लीड करता है? सर्विक्स लीड करता है वेजाइना में। सर्विक्स किस में लीड कर रहा है? वेजाइना में। और वेजाइना लगभग 25 सेंटीमीटर तक की लगभग ट्यूब है और ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, वो लेंथ बाद में पता चल जाएगी। ये आगे जा रही है और आगे जाके यहां एक ओपनिंग इसकी खुल जाती है वेजाइना की। क्लियर हो गई? जिस जगह खुलेगी उस पार्ट को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आ जाता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या? देखिए ये ओपनिंग कुछ इस तरीके से आपको ऐसे दिखेगी, बाहर से आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेंगे। यहां पे आपका ये लेबिया माइनोरा है, इसके बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा है। लेकिन अगर आप लेबिया माइनोरा को देखें तो यहां मिल रहा है ना एक दूसरे से। ऊपर की तरफ जब ये मिलता है तो ये हाईली सेंसिटिव पेनिस के एनालॉगस स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? क्लिटोरिस कह देते हैं। पेनिस के एनालॉगस स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे क्या कह देंगे हम? क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, ये भी सेंसिटिव है, ये भी इरेक्टाइल पोर्शन है। कैसा है? इरेक्टाइल ये भी। ठीक, और यहां पे आपका देखिए एक और चीज, यहां इसका यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर तो यूरिन पास होगी यूरेथ्रा से, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। आप देखिए वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों ओपनिंग इसकी अलग अलग है और इसका वेजाइना जो है वो यूरेथ्रा से बिल्कुल सेपरेट है। ह्यूमन मेल में एक ही ट्यूब होती है जो एक्सक्रीशन का भी काम कर रही है और रिप्रोडक्शन का भी, स्पर्म को भी बाहर निकाल, जबकि इसमें दो अलग अलग ट्यूब आपको देखने को मिल रही है। क्लियर हो गई बात? वेजाइनल ओरिफाइस, ये जो ओरिफाइस है इसे वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहां पे जो पेल्विक गर्डल होती है, पेल्विक गर्डल वो आगे की तरफ यहां पे मिली हुई होती है। पेल्विक गर्डल बेसिकली दो लार्ज बोन है जो बिल्कुल कटोरे के जैसे है, इसी के अंदर ये पूरा सिस्टम पूरा रखा होता है। तो ये जो बोन है ये आगे की तरफ ऐसे जुड़ी हुई होती है। जब जुड़ी होती है तो क्या होता है, वो कार्टिलेज का एक पैच है जिससे वो जुड़ी हुई, उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। जहां पे जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। जब बर्थ होती है किसी बच्चे की तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज करते हैं, उससे ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिससे क्या होता है ये थोड़ा सा वाइड ओपन हो जाएगा तो पूरा का पूरा बच्चा इससे बाहर निकल आता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल, इस डायग्राम को समझ गए। अब इसका जो बेसिक डायग्राम जो बनाने को आता है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें होती हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो यहाँ आपको दिख रही है। क्या क्या होता है बहुत तेजी से देखिए। आपको यहाँ पे फैलोपियन ओवरी मिल रही है, दो ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया इसका? ओवरी हो गई। और ओवरी कितनी है? दो। ओवरीज जो लगी होती हैं वो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू इससे जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई है? यूट्रस की वॉल से। ठीक, और ये इनफंडिबुलम का पोर्शन आता है, ट्यूब इसके पास में जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। फिर आगे ये ट्यूब बढ़ेगी तो एम्पुला, और ये ट्यूब आगे और जाएगी तो इस्थमस कहलाती है। इस पूरी ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। इसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। ये ट्यूब आगे की तरफ जिस एरिया में खुल रही है ये आपका पूरा एरिया इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या कह दिया है? यूट्रस कह दिया। और यूट्रस के कई पार्ट होते हैं, जैसे सबसे ऊपर वाले पार्ट को यूट्रस का बॉडी फंडस कह देते हैं, ये वाला पार्ट इसका बॉडी कहलाता है, ये वाला पार्ट इसका सर्विक्स कहलाता है। तो ये जो सर्विक्स है इट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। क्लियर है? सर्विक्स जो है यूट्रस का ही पार्ट है और ये इसका बॉडी है। कॉर्डा, कॉपुट और इस तरीके के नाम इसमें दिए हुए हैं। ये फंडस नाम इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये फंडस। यहां से ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है यहां आके खुलती है, ये पूरा ओपन एरिया है और यहां से ये नीचे की तरफ एरिया पूरा चल रहा है। जो सर्विक्स है यहां से शुरू हो जाती है आपकी सर्विक्स, और ये जो कैनाल है ये सर्वाइकल कैनाल कहला रही है। ये कैनाल क्या कह रही है? सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल जिस ओपनिंग में खुल रही है ये वाइड ओपनिंग है, इसे क्या कहते हैं हम? वेजाइना कहते हैं। ठीक, पेनिस वेजाइना में यहां तक आ जाता है और यहां से स्पर्म को यहीं रिलीज कर देता है, और स्पर्म यहां से रिलीज होंगे तो वो अंदर यहां से आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो यूट्राइन कंट्रैक्शन करेंगे, कंट्रैक्शन हेल्प कर देगा इस वर्क को और आगे बढ़ने में।
सर ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है या फिर मस्कुलर? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मतलब ये पूरा? हाँ, इसमें कोई आपके बोन नहीं है, या तो कार्टिलेज होगा या बस मस्कुलर स्ट्रक्चर, बोन नहीं है कोई। यूट्रस की अगर बात करी जाए तो यूट्रस 3 लाइनें हैं, यूट्रस की 3 लाइनिंग्स हैं। यूट्रस की 3 लाइनिंग होती हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लाइनिंग पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये यूट्रस की 3 लाइनिंग्स हो गई। और ये अंदर ये जो कैविटी है यूट्राइन कैविटी कह दिया। देखिए सारी चीजें क्लियर है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। इनकी वजह से जो यहां से ओवा रिलीज होगा वो सीधा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, ये सारी बातें यहां हो गई। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर की है। ठीक, बाकी सारी बातें इसमें लिख दी। फनल शेप इनफंडिबुलम हो गया, सब सारा लिखा हुआ है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री, जो कुछ भी अभी हमने बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और एम्पुला में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। पहले और अब में एनसीईआरटी बदली है, क्योंकि चेंज हुई है। 2018 में एनसीईआरटी चेंज हो गई आपकी, तो चेंज हुई तो एनसीईआरटी की कुछ लैंग्वेज भी बदली। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी उसने एडिट करी। 2018 से पहले लिखा हुआ था फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। जहां एम्पुला और स्थमस मिलता है वहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। बट 2018 के बाद जो मॉडिफिकेशन है तो एनसीईआरटी कहती है कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वाइडन एरिया है एम्पुला, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम तो सालों से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो चीजें एडिट हुई हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। आगे देखते हैं। The oviduct called ampulla, the last part of oviduct is isthmus, वो यूट्रस में जाता है। और यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। इसे हम वोम भी कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल हो गई। अच्छा, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम क्या कह देते हैं? बर्थ कैनाल कह देते हैं। along with vagina forms birth canal। क्लियर है? द वॉल ऑफ यूट्रस, उसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होता है। और मायोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लाइन है उसमें कुछ साइक्लिक चेंज देखने को मिलते हैं आपको। साल दर साल कुछ, मतलब हर महीने में डे बाय डे कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। वो साइक्लिक चेंज होते हैं। लूनर साइकिल चलता है, यानी 28 डे या 29 डे का एक साइकिल है जिसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर बात करी जाए तो अभी हमने आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताए भी थे, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और क्लिटोरिस। और इसी के साथ साथ जो आपकी वेजाइना होती है, वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल कवरिंग होती है, उस पार्शियल कवरिंग को कहते हैं हाइमेन। उसे क्या कहते हैं? हाइमेन कह देते हैं। ठीक, द क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा जहां पे मिलेगी वहां जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस के बारे में हमने क्या बताया? इट इज एनालॉगस टू यस पेनिस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार नीट में आ चुका है। हाइमेन इज ऑफन टॉर्न। हाइमेन जो है ये कभी कभी रप्चर हो जाती है, फट जाती है। कब? फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, यानी पहले इंटरकोर्स के टाइम पे भी, या कभी कभी सडन फॉल हो जाए, जॉल्ट आ जाए। ठीक है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो टैम्पॉन का यूज करती हैं एट द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो टैम्पॉन लगाती हैं। कप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टैम्पॉन कहते हैं, तो उसका भी यूज करती हैं। तो उसमें भी ये वेजाइना में जब इंसर्ट होगा तो क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगा, टर्न हो जाएगी हाइमेन। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग, इन सब में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रही हैं फीमेल्स, तो क्या होगा? तो उनकी ये हाइमेन रप्चर हो सकती है। तो इट इज नॉट, तो इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेटेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यानी कि ये कोई रिलेटेबल नहीं है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस से। ठीक, इसके अलावा देखिए फीमेल्स और मेल्स में एक बड़ी दिक्कत है।
फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड एक्टिव हैं और मेल्स में मैमरी ग्लैंड इनएक्टिव रहते हैं। तो जो अगर मैमरी ग्लैंड एक्टिव है तो मैमरी ग्लैंड के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो मैमरी ग्लैंड है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये डायग्रामेट्रिकल सेक्शन व्यू है मैमरी ग्लैंड का। आइए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। जो मैमरी ग्लैंड होती है वो भी छोटे छोटे लोब्स में होती हैं। ये छोटे छोटे इसके लोब्स हैं मैमरी ग्लैंड के भी। तो ये जो लोब्स हैं इन लोब्स के बीच में क्या भरा रहता है? फैट भरा रहता है। इन लोब्स के बीच में क्या भरा रहता है बेटा? फैट भरा होता है। ठीक, अब ये सारी बातें अभी पढ़ के हम बता देंगे, लेकिन पहले आप यहाँ से समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, तो सीक्वेंस समझ लीजिए। इन जो लोब्स हैं इन लोब्स में छोटी छोटी आपकी एल्वियोलर सेल है जिन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए मेमोरी लोब हो गए और इन लोब्स में छोटी छोटी एल्वियोली। इन एल्वियोली से जो डक्ट्स निकल रही हैं उन्हें एल्वियोलर डक्ट कहते हैं और ये सारी डक्ट एक साथ मिल जाती है और सारी डक्ट मिलके जो बनता है वो है एम्पुला। यहाँ पे आ गई ये सारी मिलके, यहाँ आ गई एम्पुला रीजन आ गया और एम्पुला के बाद यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट आ जाती है। यानी ये सारे के सारे एम्पुला एक साथ आके खुलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट में और लेक्टिफेरस डक्ट इंडिविजुअली आगे की तरफ खुलेंगी। मेमोरी ग्लैंड के आसपास का जो एरिया होता है वो कुछ सेंसिटिव एरिया है ये वाला, इसका कलर भी अलग है जिसे हम एरियोला बोलते हैं। इसका एक जो कलर यस एम्पुला उसमें भी था पीछे। हाँ तो क्या हुआ? सेम चीज है। एम्पुला मतलब जो चौड़ा चौड़ा एरिया उसे हम एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ तो आपकी ये मसल काट के चुकी दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको रिब्स दिखाई गई हैं, मसल बिटवीन रिब्स दिखाई गई हैं और पेक्टोरल्स मेजर मसल दिखा दी गई। कोई बात नहीं है इसकी, सिर्फ यहाँ पे बात है। तो जिस एरिया में यहाँ से निकलेगा उस एरिया को कहते हैं निपल। इसमें अलग अलग लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो खुल रही है, 12-13 लेक्टिफेरस डक्ट खुल जाती है। आइए देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या है। मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अलग अलग अमाउंट का फैट होता है, किसी में फैट ज्यादा है किसी में फैट कम। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। यानी कि सबसे पहले क्या आ गया आपके मेमोरी लोब्स आ गए। ठीक, कितने हैं? 15 से 20। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने थे? 250। मेमोरी लोब्यूल कितने हैं? 15 से 20। और हर किसी के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएंगी? एल्वियोली हो जाएंगी। और फिर क्या आ जाएगा? द एल्वियोली सिक्रीट मिल्क। एल्वियोली ही क्या कर रही हैं? मिल्क सिक्रीट कर रही हैं एंड स्टोर इन इट्स कैविटी या ल्यूमेंस ऑफ द एल्वियोली। एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। एल्वियोली किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल में एल्वियोली खुल रही। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। और ढेर सारे मेमोरी ट्यूब्यूल जो है मिलके क्या बना रही हैं? एक मेमोरी एम्पुला बना दे रही है। ठीक है, और ये एम्पुला कनेक्ट करके किससे कनेक्ट रहते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट से। लेक्टिफेरस डक्ट से और मिल्क बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये पूरा सीक्वेंस है। मेमोरी लोब्यूल होते हैं, मेमोरी लोब्यूल के अंदर एल्वियोली है। एल्वियोली के जो कनेक्ट होगी वो अलग अलग ट्यूब्स में और सारी ट्यूब मिलकर एम्पुला बनेंगे और एम्पुला से मेमोरी लेक्टिफेरस डक्ट आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? सीक्वेंस एक बार पूछ लिया गया है इसलिए मैंने ये लिखा है, फालतूबाजी नहीं करा है। आगे देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी मेल में कैसे गैमीट बनेंगे और फीमेल में कैसे गैमीट बनते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको मेल का बताया था। बनता है हाँ, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम, हाँ मिल्क वही होता है जो मिल्क है उसी कोलेस्ट्रॉम कह रहे हैं। मैं एल्वियोली ही बनाएंगे। नहीं, कोलेस्ट्रॉम तो फर्स्ट मिल्क होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो एल्वियोली ही तो बनाएंगे, पहला मिल्क भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी? मेल्स में होगी। किसके अंदर होगी? टेस्टिस के अंदर होगी। टेस्टिस के अंदर क्या है? लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है? और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी दो टाइप की सेल हैं। एक सेल स्पर्मेटोगोनियम और दूसरी सेल सर्टोली सेल। क्लियर हो गई बात? स्पर्मेटोगोनियम या इसी को जर्म सेल भी कह लेते हैं। ठीक है, जर्म सेल। इसमें क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस में दो। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या होती है? इसमें होगी माइटोसिस और ढेर सारी माइटोसिस के बाद बहुत सारे बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हो गई? माइटोसिस हो गई और बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस हुई फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड हुई तो स्पर्मेटिड बने। और
उस स्पर्मेटिड में मॉडिफिकेशन हो गया तो स्पर्मेटोजोआ बन गए। स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे हम, हाँ, तो आपके समझ में आया स्टेप क्या है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल्स थी जिसमें माइटोसिस होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इसमें मियोसिस सेकेंड होगी तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन होंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी स्पर्मेटोजोआ बन जाएगी। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कह देते हैं। और स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को, ये पूरा स्टेप क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। जरा आप अगर ध्यान से एक बात देख पा रहे हो तो देखिए स्पर्मेटोजोआ जो थे वो चिपके हुए किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर चिपके हुए हैं। दिख रहा है आपको, यहाँ सर्टोली सेल के अंदर देखिए बिल्कुल चिपका हुआ। ये चिपका हुआ, ये क्यों चिपका हुआ, ये इसलिए चिपका हुआ है कि ये उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म टोटल बनने को क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी यहां से यहां तक स्पर्मेटोजेनेसिस और ये क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। लेकिन अब ये स्पर्म जो है इससे चिपके हुए हैं, इसे तो रिलीज होना पड़ेगा और रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कह देते हैं, स्पर्मिएशन। क्या कह देते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत, रिलीज होने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कह देते हैं। तो यही लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, समझ में आ गया पूरा। कभी कभी लेवलिंग करने को आ जाता है क्वेश्चन। ये देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था और ओवरी थे। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल्स जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। कब बिगिन होगा, एट प्यूबर्टी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब आप 14-15 साल के, 13-14 साल के हो जाओगे तब ये शुरू होगी। लेकिन ओजेनेसिस बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाती है। एक लड़की पैदा हुई है उससे पहले ही oogenesis शुरू हो जाएगी। याद कर लीजिएगा इस बात को। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और oogenesis बिफोर बर्थ। क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया में, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये डिप्लॉयड होंगे। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम और स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड, some of the spermatogonia called primary spermatocytes undergo meiosis। उसमें meiosis होगी। स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या कह दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा है, स्पर्मेटोगोनियम को ही। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। स्पर्मेटोगोनियम का ही दूसरा नाम क्या रखा गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम में लगातार डिवीजन होते रहते हैं और वो माइटोसिस होती है और उससे क्या बन जाएंगी, मियोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। देखिए यही तो लिखा हुआ है। ये पीरियोडिकली करते रहेंगे और मियोसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और इसके बाद हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी जिन्हें हम कह देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी माइटोसिस के थ्रू होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट होएगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। यहां याद रखिए यहाँ कितने 2n हो गए क्रोमोसोम और यहाँ कितने हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट में हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन होता है तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, विच है ओनली 23 क्रोमोसोम है इसमें 23। और सेकेंडरी में फिर मियोसिस सेकेंड हो जाएगी और मियोसिस सेकेंड के बाद स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने को क्या कह देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें होगा क्या, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स हेड बिकम एम्बेडेड। स्पर्म हेड जो है वो एम्बेडेड थे, देखिए धसे हुए थे स्पर्म के हेड यहाँ पे, और अगर एम्बेडेड है तो क्या होगा, उनको बाहर निकाला जाएगा, फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। आइए इसके हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे
जो हार्मोन्स का रेगुलेशन है, कौन से हार्मोन क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए इसको अगर देखना है हमें हार्मोन का एक्शन, तो इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिमाग और ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और जो हाइपोथैलेमस है उससे हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, LH और FSH। LH को ही हम मेल्स में ICSH के नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है हार्मोन, ये क्या करता है, ये हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं जिन्हें हम लिटिक सेल्स भी बोल रहे हैं, उन सेल के ऊपर एक्ट करेगा और उनसे क्या निकालेगा, कहेगा टेस्टोस्टेरोन निकालो। हाँ, और लिटिक सेल्स जो हैं जब टेस्टोस्टेरोन निकालेंगी तो क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करा देती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टार्ट करा देंगे। क्लियर हो गई बात, यानी टेस्टोस्टेरोन से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई, स्पर्म बनने लगे। लेकिन स्पर्म बनने के लिए नरिशमेंट देना है, उसके लिए FSH होता है, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर जाएगा, ये सर्टोली सेल्स से कहेगा भैया नरिशमेंट कराओ, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और सर्टोली सेल्स इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रोटीन्स निकालते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर है, यहाँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं, हम इसको यहाँ पे पढ़ भी देते हैं एक बार। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा आपका कहां से, हाइपोथैलेमस से, और ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। उससे दो हार्मोन निकलेंगे, LH और FSH, और ये LH क्या करता है, ये लिटिक सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करा देता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, और एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट करा देता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से स्पर्मेटो। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और स्टिमुलेट कर देता है इसको, और जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्पर्म का डायग्राम देखें, इतने प्रोसेस में आपने अगर स्पर्म का डायग्राम देखा हो, तो स्पर्म का डायग्राम बड़ा बढ़िया आपको देखने को मिलता है। एक स्पर्म में 3 पार्ट है, हेड, नेक है, मिडिल पीस है, और लास्ट इसका टेल। ठीक, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अगर आप हेड की बात कर रहे हैं तो हेड में 2-3 रीजन है। जो सबसे ऊपर की तरफ ये वाला रीजन है, ऊपर देखिए कवर्ड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड है। लेकिन अगर इसमें अंदर की तरफ ये वाला रीजन देखें तो ये रीजन एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एक्रोसोम। एक्रोसोम कहलाता है। जरा ध्यान दीजिए, एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी है ये। गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, और गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम बनाती है, यानी कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होंगे। एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये किसके लिए हैं, ये आपको राज खोलेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जब ओवा को ये डाइजेस्ट करता हुआ जाएगा तो वहां हम कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स के नाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि क्या है, एक्रोसोम, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियस। हेड ही रीजन में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, और ये कैसा होगा, स्पर्म पूरा हैप्लॉइड होगा। तो न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड, 23 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद इसमें नेक आता है, और नेक के अंदर यहां 2 आपकी सेंट्रियोल, एक का नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे का नाम है क्या बताया डिस्टल। सर आपने, न्यूक्लियोसोम कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम होंगे। एक होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरी होती है डिस्टल सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सेंट्रियोल कितनी है, 2, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल
सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इससे आपके देखिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जो यहां से पूरा आते हुए दिख रहे हैं आपको, जो टेल के भी बाहर निकल जाए, टेल के बाहर निकल जाता है, इसे मैनचेट्टे बोलते हैं, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे आपका ये फाइबर्स निकाल रहा है, ठीक, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ है इसको कवर करे हुए माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जिस शेप में है, स्पाइरल शेप में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निबर कर्न कह देते हैं, ये जो स्पाइरल शेप अरेंजमेंट है इसे निबर कर्न कह देते हैं, ये स्पाइरल शेप में है माइटोकॉन्ड्रिया, और उस फाइबर को, जो फाइबर्स निकले होते हैं उनको कवर करेगा स्पाइरली, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो अभी बिल्कुल ऐसे बैठी हुई ताजी ताजी है, और ये ऐसे ही रहेगी, क्लियर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे है, इस रीजन को कहते हैं मिडिल पीस, जहां ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल थी, वो पार्ट क्या कहलाया, नेक। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी कर देना ताकि ये स्विमिंग कर पाए, और ये टेल है जिसकी वजह से ये इस तरीके से मूव करती, टेल इस तरीके से मूवमेंट इसका होता है, और ये ऐसे मूव करते हुए इस पर आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वही चीजें यहां लिखी हुई हैं, हमें कुछ नहीं करना है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भरे हुए हैं दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। मिडिल पीस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी, स्पर्म मोटिलिटी के लिए होता है। लेकिन अब एक पॉइंट आया, स्पर्म जो बन रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, इजैकुलेशन किसे कहते हैं, सीमेन का निकलना। देखिए सेमाइनल प्लाज्मा था, सेमाइनल प्लाज्मा था, कौन बना रहा था बताइए, एक्सेसरी ग्लैंड बना रही थी, और स्पर्म कौन बना रहा है, टेस्टिस बना रहा है। स्पर्म और टेस्टिस सेमाइनल प्लाज्मा को जोड़ दो तो जो बनेगा उसे क्या कहते हैं हम, सीमेन बोल देंगे। और सीमेन का बॉडी के बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। उसे क्या कहते हैं, इजैकुलेशन, ठीक। तो इजैकुलेशन के टाइम पे लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म उसके अंदर होंगे सीमेन में, और सीमेन कितना निकलता है, लगभग 3 ml, ठीक है। सीमेन कितना होता है, लगभग 3 ml होता है। हमने बताया सीमेन के अंदर फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बताया हमने आपको। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि इसका कंटेंट कितना होता है और ये कितना इसमें स्पर्म होंगे। लेकिन अब जो दूसरी बात आई, एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए at least 60% of the sperms must have normal shape and size। लगभग 60% तो ऐसे होना चाहिए जिसमें नॉर्मल शेप और साइज हो। 40% की कोई बात नहीं, लेकिन इन 200 से 300 मिलियन में 60% स्पर्म ऐसे हो जिनका शेप और साइज नॉर्मल हो, तब तो फर्टाइल कहलाएगा इंसान, वरना इनफर्टाइल हो जाएगा। और उन 60 के भी अंदर एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटाइलिटी। इन 60% के भी अंदर 40% ऐसे हों जिनके अंदर क्या हो, मोटाइल हो, तेजी से चलने वाले हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्म रिलीज हो जाते हैं सेमाइनल वेसिकल ट्यूब्यूल्स से, ट्रांसपोर्ट होते हैं और सीमेन बना देते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगली चीज, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। अब आ जाते हैं फीमेल गैमीट की बात करते हैं, यानी oogenesis की बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, oogenesis की बात करने जा रहे हैं। चलिए oogenesis को हम बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं एक बार। oogenesis कहाँ होगी, नो डाउट ओवरी के अंदर ही होगी oogenesis। तो ओवरी के अंदर आपके जो oogenesis होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ओवरी में ये कुछ इस तरीके से ओवरी बना है। ओवरी के अंदर oogenesis, पहली बात हमने आपको बताया, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होती है, बर्थ से ही, बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ। तो जब ये आपकी ओवरी बन रही होगी तो यहाँ पे कुछ इसकी एंडोमेट्रियम के जो पार्ट होगा एंडोडर्मिस का, वो बहुत सारी सेल्स अंदर की तरफ भर देगा, ठीक है।
जिन्हें हम ऊगोनियम, जैसे स्पर्मेटोगोनियम थी, इन्हें हमने क्या कह दिया है, ऊगोनियम कह दिया है। और इसी ऊगोनियम में पहले माइटोसिस होगी और ये बना देंगी प्राइमरी oocyte। क्या बना देंगे, प्राइमरी oocyte। और इनके आसपास की जो सेल्स होंगी, आसपास की सेल्स को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। आसपास की जो सेल्स होंगी, दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ब्लैक से बना दीजिए। जो आसपास की सेल्स होंगी इन्हें हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। यानी कि ओगोनियम अंदर की तरफ ये बन गई प्राइमरी oocyte और बाकी फॉलिकुलर सेल्स। प्राइमरी oocyte और यह बाहर वाली कौन सी हो गई, फॉलिकुलर सेल्स हो गई। ध्यान दीजिएगा, फॉलिकुलर सेल्स को ही हम ग्रैन्युलोसा सेल भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है प्राइमरी oocyte। फॉलिकल। प्राइमरी ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो है, अब इसमें मियोसिस शुरू होना शुरू हो, ये मियोसिस करना शुरू करेगी। तो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं, ये एक लड़की में ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट शुरू हो रही होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोफेज ये अरेस्ट हो जाती है और सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल के साथ में लड़की पैदा हो जाती है। जितने भी फॉलिकल बनते हैं वो लगभग कई मिलियन होता है, कपल ऑफ मिलियन, लगभग 2 मिलियन के करीब हो जाते हैं। और उससे सिर्फ और सिर्फ जब लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाए, यानी कि उसका oogenesis शुरू हो गई थी। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम था, उसमें माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इसमें प्राइमरी oocyte बन चुका है, लेकिन सेकेंडरी oocyte अभी नहीं बना और ये अरेस्ट हो चुकी और ये लड़की पैदा हो गई। कितने कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थे, लेकिन जब ये लड़की प्यूबर्टी तक जाएगी तो बहुत सारे फॉलिकल खत्म हो जाएंगे, जैसे कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। फॉलिकल्स का खत्म होना क्या कहलाता है, फॉलिकल एट्रेसिया। और इसके बाद ये जब वहां तक पहुंचेगी प्यूबर्टी तक, तो कितने फॉलिकल रह जाएंगे, 60 to 80,000, इतने ही बचेंगे, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, मिलियन से 1000 में पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब यहां पे जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में फिर वही हमने बताया, हाइपोथैलेमस रीजन से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे अभी बताया मेल में 2 हार्मोन निकालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन से, LH और FSH। यहां पहले जो हार्मोन आएगा उसका नाम आता है FSH और वो जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस पूरी कराएगा। तो ये क्या करा देगा, मियोसिस फर्स्ट पूरी कराएगा, इसमें प्राइमरी oocyte में। और बाहर वाली सेल्स में, ग्रैनुलोसा सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस चलेगी। इनमें क्या चलेगी, माइटोसिस। अंदर मियोसिस, बाहर माइटोसिस। हाँ, इसमें क्या हो जाएगी, माइटोसिस होगी और माइटोसिस से आइडेंटिकल सेल बनती रहेंगी। यानी बाहर तो 2 सेल बन गए, 2 लेयर बन गई, 1 से 2 हो गई, लेकिन चूंकि मियोसिस फर्स्ट एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होगा, अभी यहाँ ये प्राइमरी oocyte ही है जो प्रोफेज मेटाफेज के चक्कर खा रही है। यानी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte, बाहर हो गया और बाहर सेकेंडरी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। अब तो सेकेंडरी, लेकिन कई लेयर बन गई हैं। जब 2 लेयर बन गई तब इसको हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। क्लियर हो गई बात। कब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हैं, कब इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं, कब ग्रैनुलोसा सेल्स को क्या कह रहे हैं, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि FSH तो लगे पड़ा है, तो अब इसका सेल डिवीजन हो जाएगा। और जब सेल डिवीजन होगा तो प्राइमरी oocyte किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। और एक 2 बनना चाहिए, 2 सेल्स बनना चाहिए भाई। एक डिवीजन जब पूरा होगा तो 1 से 2 सेल बनती, यहाँ एक सेल बड़ी बनेगी और दूसरी छोटी बन जाएगी। जो बड़ी सेल है उसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म बड़ी सेल के अंदर होगा और छोटी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सारा नहीं होगा। तो जो छोटी सेल है उसे हमने क्या कह दिया है, उसे हमने कह दिया है पोलर बॉडी, छोटी सी।
और जो बड़ी सेल है उसे हमने क्या कह दिया है, सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, देखिए ब्लू ब्लू कलर अलग हो रहा है, सारा कलर हमने अलग अलग कर दिया। सेकेंडरी oocyte बन गई, सेकेंडरी oocyte। लेकिन बच्चा एक बात समझना, सेकेंडरी oocyte बनी और ये बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्वेश्चन किया जाता है कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte में क्यों चला गया? क्योंकि उसे नरिशमेंट देना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसलिए। ठीक है, आगे जो सेल्स थी, जो हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स थी, इतनी देर में इन्होंने क्या कहा, कहें साहब हम तो बहुत तेज डिवाइड हो रहे हैं। जब हम बहुत तेज डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड होते होते इन्होंने भी कुछ सिक्रीशंस करना शुरू कर दिए और अंदर एक कैविटी बनाई, एंट्रम। ठीक है, जिसे फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं। और बाहर की तरफ 2 लेयर बना दी, बाहर की तरफ क्या कर दिया, 2 लेयर बना दी और अंदर एक कैविटी बना दी। इस कैविटी को क्या कह दिया हमने, फॉलिकुलर एंट्रम कह दिया। क्या कह दिया, फॉलिकुलर दिख नहीं रहा है। एंट्रम। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक मुझे दिखेगा। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। चल, इसे हमने फॉलिकुलर एंट्रम कह दिया, इस कैविटी को। और इस कैविटी के अंदर और जो बाहर की तरफ जो सेल्स थी, जो 2 लेयर बनी थी, उन 2 लेयर को क्या कह दिया, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली थीका इंटरना। कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना पूरा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो इसको? ठीक, दिख रहा है? यस सर। चल, अब क्या हुआ, अब यहां से इस स्टेज को हमने क्या कह दिया, देखिए यहां एफएसएच लग रहा था, इसमें क्या लग रहा था, एफएसएच लगा, और मियोसिस फर्स्ट ही अभी पूरी हुई है। ठीक, ये याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट पूरी हुई। इस स्टेज को हमने कह दिया अब टर्शियरी फॉलिकल। ये हमारा क्या बन गया, टर्शियरी फॉलिकल। यहां टर्शियरी फॉलिकल, क्लियर हो गया? अब टर्शियरी फॉलिकल से और एडवांसमेंट आएगा, और जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte अब यहीं पे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। मेटाफेज सेकंड में सेकेंडरी oocyte यहीं रुक जाएगा, अरेस्ट होगा कब, मेटाफेज सेकंड में। तो यहां सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, लेकिन किस स्टेज में है, मेटाफेज सेकंड में। पोलर बॉडी का सर क्या होगा, पोलर बॉडी हो सकता है डिवाइड हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब है, काम क्या है? पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है। पोलर बॉडी का काम सिर्फ ये है कि वो सारा साइटोप्लाज्म दे दे, किसको, सेकेंडरी oocyte को। तो अब सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्ट हो गया कहां पे, मेटाफेज सेकंड पे, ये अरेस्ट हो गया, यानी अब मियोसिस सेकंड शुरू हुई। और यहां क्या हो रहा है, यहां आपका बाहर की तरफ वही सेल्स हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बहुत बढ़िया सा उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, यहां पे इसके ऊपर भी ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाती हैं, यहां पे भी आ जाएंगे। और ये जो फॉलिकल बन रहा है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिक्विड भरा हुआ है फॉलिकुलर एंट्रम के अंदर लिक्विड फॉलिकुलाई कह रहा है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर हो गई बात? तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अब ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। वही थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना इसमें भी है। यहां तक आप लोगों ने हार्मोन जो पढ़ा वो था एफएसएच। क्या एलएच हार्मोन का कोई काम है? हाँ भाई, अब एलएच हार्मोन आएगा, अब उसको निकालने के लिए। हाँ, ये काम प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम है प्यूबर्टी का, याद रख रहे हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे पहली बार ये हार्मोन निकल रहा है और ये अपना काम करता चला आ रहा है, ठीक है। और अब यहीं से हार्मोन इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, उस हार्मोन का नाम है एलएच। ये लगभग काम उस फीमेल के अंदर 13 दिन तक ये काम हो चुका होगा, 13 दिन।
और 14वें दिन 14th डे पे एलएच हार्मोन अचानक से बहुत ज्यादा होगा, बढ़ तो रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका हार्मोन, इसे कहते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होके यहाँ से ओवरी के अंदर से ओवम बाहर, हाँ ये सेकेंडरी फॉलिकल या ओवम, सेकेंडरी फॉलिकल को ओवम बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, फॉलिकल नहीं सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, जिसे हमने ओवा कर दिया। कौन से दिन आया? 14th डे। ठीक है, समझते रहिएगा बात को, यहीं से हम पैरेलल में जाएंगे तो तीन चीजों को पैरेलल में लेके चल रहे हैं। एलएच की वजह से हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? एलएच सर्ज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एलएच सर्ज कहते हैं। और इसके आसपास बेटा क्या होगा? इसके आसपास अगर आप देखें तो ये थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना तो है ही है, वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएगी, येलो कलर की बॉडी बना देगी। इसके अंदर से लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बना देगी, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कह देंगे। अंदर मैट्रिक्स बढ़ जाती है, इसके अंदर भरी होती है। अब वो जो भी है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कह देंगे। प्रोजेस्टेरोन को करता है सेक्रेट। अब ये कब, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? एलएच हार्मोन की वजह से हो रहा है। येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम का है। ल्यूटिया का मतलब होता है येलो। ठीक है, और ये एक हार्मोन निकालना शुरू करेगा हमारे अंदर, उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। उस हार्मोन का नाम क्या होगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अगर आप और गौर से देखें ऊपर, अब हम एक और हार्मोन यहां लिखने जा रहे हैं। वो हार्मोन इसके जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनसे निकलता है, चाहे थीका एक्सटर्ना हो चाहे थीका इंटरना हो, ग्रैनुलोसा सेल्स जो है उनसे निकलेगा, और वो हार्मोन कहलाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो मायोमेट्रियम की, हाँ, अब जो ये आपका ईस्ट्रोजन है बेटा, इसकी बात समझिएगा जरा। ये ईस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है? ईस्ट्रोजन में आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ आपने, हाँ ठीक कर दिया, एंडोमेट्रियम की वॉल को ठीक करता है ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हम यूट्रस के ऊपर आ रहे हैं। ये जो यूट्रस है बेटा, ध्यान से सुनते रहिए, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था इतने दिनों में जो ये काम हो रहा था? ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो रही थी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ईस्ट्रोजन से थिक हो रही थी। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन से थिक हो रही है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये थिक होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या? ये इतने दिन में इसको पूरा थिक कर ले जाएगा, इतना मोटा कर देगा, 14 दिन के अंदर पूरा मोटा कर देगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन इस यूट्रस को रोके रखता है, कहता है भाई साहब शेड ना होने देना, इसको रोके रखेगा। क्यों? हो सकता है यहाँ स्पर्म आ जाए और यहाँ ओवरी से ओवा आ जाए और यहाँ एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है ना, इसी के अंदर ये इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा आपका फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहाँ के इम्प्लांट हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ तो 14 दिन के बाद जो 15वां दिन आएगा, वहां से आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे कम होगा, ये लाइनिंग अपने आप शेड होना शुरू हो जाएगी। और जो शुरू हो जाएगी लाइनिंग, तो इसमें से ये ब्लड और इसकी जो एंडोमेट्रियम है वो लाइनिंग शेड होगी। जो पहला डिस्चार्ज होगा उसे क्या कहते हैं हम? मेनार्क। उस पहले पॉइंट को क्या कह देते हैं हम? मेनार्क कह देते हैं कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है। क्लियर हो गई बात? फिर से एक बार देखेंगे क्या? एक बार फिर से देखते हैं। ओवरी में ओवा बनने का प्रोसेस समझ में आया। ऊगोनियम, ऊगोनियम से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से कुछ नहीं, ओवा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसे हम ऊटिड कहते हैं, आगे आगे फर्टिलाइज होके आगे आगे जाके ये ऊटिड में बदल जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। फॉलिकल की बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल कितने रह जाते हैं? प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। ये काम हो जाएगा 13 दिन में।
ठीक। इस फेज को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। जब तक फॉलिकल्स बनते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कह देते हैं। यानी कि हमने एक चीज और यहां पढ़ी, फॉलिकुलर फेज। लेकिन अगर हम फॉलिकुलर फेज की बात करें तो ये तो बाद में हुई। सबसे पहले हमने कहा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो गया, वहां से शुरू कर, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो गया, यानी कि सबसे पहले आ गई हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी आ गई? फॉलिकुलर फेज। तीसरी फेज आती है जहां आपने ओवा को बाहर निकाल दिया था। आप गौर से देखिए, यहां ओवा बाहर निकल रहा था, 14वें में ओवा बाहर निकल रहा था, इसलिए इस फेज का नाम रख दिया हमने ओव्यूलेटरी फेज। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट आया, प्रोजेस्टेरॉन बना, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था, तो उसे हम ल्यूटियल फेज कह देते हैं, ल्यूटियल फेज। तो ये जो 4 फेज आ रही हैं, ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। अब जब यहां से जब ये पूरा शेड ऑफ हो जाएगा, जब पूरी तरह से शेड हो जाएगा, तो फिर एक नया ओवा वहां से बनना शुरू हो जाएगा। नया ओवा यहां से फिर से यही साइकिल चलेगा, यानी एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। ये पूरा साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 28 to 29 डेज में ये काम हो रहा है। और इसको कह देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज। कब से शुरू होता है? 12 से 13 साल पे लड़कियों में शुरू होता है ये साइकिल, और कब तक चलता है? 45 to 50 या कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में 55 तक चलता है। ठीक है, लास्ट मेनोपॉज यानी मेनार्क टू मेनोपॉज ही इनकी क्या है? फर्टाइल पीरियड है। यहीं तक ये फर्टिलिटी इनके अंदर है। मेनोपॉज के बाद इनके अंदर फर्टिलिटी नहीं रहती। किनमें? फीमेल्स में। क्लियर हो गई बात? आइए एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, हार्मोन्स के सिस्टम पे आ जाते हैं। तो यहां पे आपको पूरा बता दिया है हमने। वैसे तो फॉलिकुलर एंट्रम हो गया, लिक्विड हो गया, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह देते हैं। थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल हो गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte हो गया। ये आपको ओवरी का डायग्राम बना हुआ है, ये थोड़ा गंदा सा है, हमने वहां साफ साफ बना दिया है, बढ़िया सा डायग्राम। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बात कर दी हमने, कितने ग्राफियन फॉलिकल हैं, जोना पेल्यूसिडा, और अभी ये सारी बातें अभी रह गई हैं, ये थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, ओवरी में जो आपका अभी ओवा निकला था, ये जो ओवा निकला था ना, तो बाहर निकल गया, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत सारी सेल्स आ चुकी थी। देखिए ये आ चुकी थी, तो ये जो ओवा निकला होगा इसके ऊपर कुछ ग्राफियन और ग्रैनुलोसा सेल्स भी तो होंगी इसके साथ में। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये क्या बना रही हैं? अगला इसके ऊपर की लेयर बनाएंगी। तो क्या क्या होती है आइए देख लेते हैं। सबसे अंदर तो ये आपका ओवा हो गया, इसे हम सेकेंडरी oocyte कर रहे हैं। उसके आसपास पेरीविटलाइन स्पेस हो गया। उसके आसपास जो सेल्स होती हैं, इसे क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। उसके आसपास जो बड़ी सेल्स आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अगर आप गौर से देखें एनसीईआरटी में यह डायग्राम मिल जाएगा। देखिए जहां फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है वहां ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। चलो देखो, यहां आपने इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो जोना पेल्यूसिडा ये मिल रही है आपको। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जो एक पॉइंट बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ओवम के आसपास ये पेरीविटलाइन स्पेस है, इसमें तो कोई सेल है नहीं। जोना पेल्यूसिडा भी नॉन सेलुलर एरिया है, इसमें भी कोई सेल नहीं होती है। और इसके आसपास कोरोना रेडिएटा आता है जहां सेल्स हैं, ये याद रखिएगा। और ये स्पर्म इन सबको पेनिट्रेट करके अंदर आएगा, और जब स्पर्म अंदर आएगा तो यहाँ पे जो एक्रोसोम होगा, जो भी बताया हमने एक्रोसोम, जो गोल्गी बॉडी से मॉडिफिकेशन था, वही डाइजेस्ट करता हुआ इन सबको अंदर स्पर्म को ले आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप समझ गए हो। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले हार्मोनल चेंज का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। ये इवेंट्स हैं होती है। आप अगर इसको गौर से देखें, यहां से मेंसेस यानी ब्लीडिंग फेज यहां से खत्म हो गई।
यहाँ ब्लीडिंग फेज पूरी चालू हो गई। तो हम एक ब्लीडिंग फेज जहां से खत्म हुई है या यूं कहें कि जहां से शुरू हुई है वहां से हम बात करें। देख लीजिए ये पूरा साइकिल है ना, तो 1 से लेके लगभग 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज चल रही, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, जिसमें ये हमारे फॉलिकल्स अभी डेवलप नहीं हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमारे फॉलिकल्स यहां से डेवलप होना शुरू हुए। जब फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुए तो क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि LH और FSH हार्मोन निकल रहा है हमारी बॉडी से। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये LH हार्मोन है, FSH रेड कलर में दिख रहा है। इधर आप देखिए ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और यहाँ ग्राफियन फॉलिकल बनने तक अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आसपास की देखिए ग्रैनुलोसा सेल्स भी बढ़ रही हैं। जितनी ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ेंगी उतना ज्यादा एस्ट्रोजन बढ़ेगा। जितनी ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ेंगी एस्ट्रोजन उतना ज्यादा निकालेंगी और ये एस्ट्रोजन बढ़ता चला गया। तो जब हमारा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल था तो एस्ट्रोजन पीक पे था, और इसी के साथ में अगर देखें तो हमारा FSH भी पीक पे पहुंच गया। FSH का यही मैक्सिमम है, FSH का यही मैक्सिमम है, तो ये यहां तक आ गया। जैसे ही यहां ये FSH मैक्सिमम पे अपने पहुंच जाता है LH अचानक से पीक पे चला जाता है। देखिए यहां से एकदम नीचे से एकदम उठ के पीक पे चला गया, और जैसे ही ये पीक पे गया ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। और ओव्यूलेशन होते ही ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं ये बन गया। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। देखिए प्रोजेस्टेरॉन यहां से धीरे धीरे बढ़ने लगा, प्रोजेस्टेरॉन यहां से धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे यहां प्रोजेस्टेरॉन पीक पे पहुंचा उधर एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी बन चुकी होगी, और धीरे धीरे यहां से देखिए ये हार्मोन जा रहे हैं, ये क्योंकि एंडोमेट्रियम पूरी बन चुकी है। अब क्या होगा? धीरे धीरे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, देखिए खत्म हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म होना शुरू हुआ। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, और मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ फिर से वही साइकिल चलने लगा दोबारा। समझ में आ गई बात? इस तरह से हमारा साइकिल रिपीट होता है पूरा, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। पहला मीनार्क और दूसरा लास्ट वाला मेनोपॉज और मीनार्क हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।